Assalamu alaikum students, welcome to Psychology Facts by Lara. So students, in today's video we are going to discuss a very famous theory, Jean Piaget's theory of cognitive development. So he was a Swiss psychologist और उसकी pronunciation भी हम उसके accordingly देख लेते हैं. Jean basically pronounced as Jean and the second name is pronounced as Piaget's. So collectively it is Jean Piaget's theory of cognitive development. एंड तक वीडियो मस्ट देखनी है ताकि आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से समझ आ सके. सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इस थ्योरी में. फर्स्टली वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट जेन पियाजे थ्योरिस्ट. देन वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ टर्म कॉग्निशन. ऑब्वियसली इट्स अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो हम उसको समझने के लिए कॉग्निशन टर्म को डिटेल में समझेंगे. देन वी विल डिस्कस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग and the stages of cognitive development. ठीक है, these are the three main concepts जिसको हम डिटेल में देखेंगे. and at last we will discuss criticism on Piaget's theory. So Jean Piaget was a Swiss psychologist. He was born in 1896 in Switzerland. Basically he did his PhD in natural sciences and later on he became more interested in studying the psychology of children. 1920s की अगर टिपिकली बात की जाए, he got employed in Alfred Binet Institute, जहाँ पर उस वक्त स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट पर काम चल रहा था. सो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें किड्स भी थे और एडल्ट्स भी थे. उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल को असेस किया जाता था. देवर पार्टिसिपेंट्स जो कि एक बेस प्रोवाइड कर रहे थे और टेस्ट की फॉर्मेशन में उनको हेल्प आउट हो रही थी. जेन प्याजे बहुत इंटरेस्टेड नज़र आए कि बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या रीज़न दे रहे हैं स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि उनसे पूछी जाती थी. सो ही बिकेम मोर इंटरेस्टेड कि बच्चों का थिंकिंग पैटर्न क्या है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी किस स्टेज पर कैसी है. इंटेलेक्ट से हटकर ही मेनली फोकस्ड ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और इसके बाद ही बिकेम मोर इंटरेस्टेड कि वो अपने बच्चों को भी उन्होंने कॉग्निटिवली असेस करना शुरू कर दिया कि वो किस स्टेज पर हैं. हर स्टेज के लिहाज से, हर एज के लिहाज से उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी क्या क्या थिंकिंग पैटर्न है. ठीक. सो लेटर ऑन ही टुक क्लिनिकल इंटरव्यूज जिसमें डिटेल में बच्चों को असेस करना शुरू कर दिया. इन डेप्थ बच्चों के थिंकिंग पैटर्न को और रीजनिंग एबिलिटी को असेस करना शुरू कर दिया. क्या था मेथड क्लिनिकल इंटरव्यूज में? ही मेनली फोकस्ड ऑन आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते. लेट्स अज्यूम पूछा जाए व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी, या फिर हाइपोथेटिकल सिनेरियोज से रिलेटेड कि अगर आप कुछ इन्वेंट करना चाहो तो आप क्या इन्वेंट करना चाहोगे. सो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज उनके सामने रखे जाते और उनके रिस्पॉन्सेज को नोट डाउन किया जाता कि उनकी रीजनिंग क्या है. ही वॉज मेनली कंसर्न कि बच्चे आगे से रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग पे वो नहीं गया. ही मेनली फोकस्ड ऑन द रीजनिंग एबिलिटी के बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से क्या रीजन अपना पेश कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो यूज स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को, उनकी थिंकिंग पैटर्न को अच्छी तरह से मेजर किया जा सके. शुरू में ही मेनली फोकस्ड ऑन ओनली आस्किंग द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए कि सिंपली ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी या डेवलपमेंट को सही तरह से असेस नहीं कर सकते. सो लेटर ऑन ही मेनली एडेड ऑब्जेक्ट्स एंड मैनिपुलेशंस एज वेल, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड या कंजर्वेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया गया. ऑब्जेक्ट परमानेंस को असेस करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए गए ताकि बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझा जा सके. और डिफरेंट क्वांटिटीज़ बच्चों के सामने रखी जाती थी और उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था और फिर उनसे पूछा जाता था कि क्या क्वांटिटी इस पर्टिकुलर लिक्विड की या फिर क्ले की सेम है या नहीं है. ठीक है, ताकि असेस किया जा सके कि उनके अंदर कंजर्वेशन का प्रोसेस या कंजर्वेशन एबिलिटी है या नहीं है, या किस स्टेज पर है. ठीक है, अब हम समझते हैं टर्म कॉग्निशन को. टर्म कॉग्निशन बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड कॉग्निशियो, जिसका मतलब है नॉलेज या फिर अवेयरनेस. सो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, आपको बताना चाहिए नॉलेज या फिर अवेयरनेस. और वर्ब, अगर वर्ब की बात की जाए, इट इज रिलेटेड टू वर्ब कॉग्नोस्केयर, जिसका मतलब है टू नो, यानी जानना, पहचानना. सो डेफिनेशन सिंपलेस्ट अगर हम इसकी देखें, person's ability to think, understand, reason, remember, imagine, etc.
पर्सन's मेंटल एबिलिटी कि वो किस तरह से चीज़ों को समझता है, उसके बारे में रीज़न फॉर्म करता है, उसको याद रखता है और उससे रिलेट क्या इमेजिन करता है। मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए तो इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए आप जब इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हो, कॉग्निशन है। सो इसके अंदर अगर हायर मेंटल प्रोसेसेस की बात की जाए तो वो सब भी शामिल होते हैं। तो इसमें थिंकिंग भी आएगा, मेमोरी भी आएगा, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, अटेंशन का प्रोसेस, ये सब आएंगे। सो कॉग्निशन के ज़रिए ही हम इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सो हम मेन कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या हम कवर करेंगे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में हम स्कीमास को पढ़ेंगे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम 3 मेन प्रोसेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम 4 स्टेजेस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें स्टेजेस को समझने में भी आसानी हो। तो पियाजे के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी स्कीमास की फॉर्म में सेव होती है। ठीक है। स्कीमास क्या हैं? स्कीमास आर द मेंटल फ्रेमवर्क्स या टेम्पलेट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। देखिए, एक दिन में एक पर्सन मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को इनकाउंटर करता है। ठीक? अब हर इंफॉर्मेशन के अलग अलग ब्लॉक्स या फिर फ्रेमवर्क्स या टेम्पलेट्स माइंड में स्टोर होते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन वेरी करती है, डिफरेंट होती है, तो वो मिक्सअप ना हो इसलिए उसकी सेपरेट कैटेगरीज बनी होती हैं और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आती जाएगी वो सेव होती जाएगी, जिसके लिए पियाजे ने स्कीमा टर्म इस्तेमाल की है। ठीक है। सो सिंपली स्कीमास क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क्स, कैटेगरीज, टेम्पलेट्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन डिफरेंट है तो इसलिए उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे। 2 मेन प्रोसेसेस जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके ज़रिए स्कीमास को मॉडिफाई किया जाता है। सो उन प्रोसेसेस का नाम क्या रख दिया गया है? कॉग्निटिव फंक्शनिंग। यानी फंक्शनिंग कैसे होती है, इंफॉर्मेशन स्कीमास में सेव कैसे होती है, उन प्रोसेसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला है एसिमिलेशन, यानी इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। आप नई इंफॉर्मेशन को जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में या टेम्पलेट में एडजस्ट करोगे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का स्कीमा डेवलप हो चुका है बर्ड्स के बारे में और उसको यही बताया गया कि जो उड़ने वाले जो चीज़ है वो बेसिकली बर्ड है। ठीक है। अब उसमें उसने सबसे पहले देखा था एक बर्ड, लेट्स अज्यूम स्पैरो। ठीक है। अब उसने पिजन्स और पैरट्स को भी उसके अंदर फिट इन कर दिया जब उसने लेटर ऑन उनको देखा। सो जो भी इंफॉर्मेशन बर्ड से रिलेटेड आती जाएगी, उड़ने वाले जो भी वो देखेगा परिंदे, उनको वो बर्ड की कैटेगरी में फिट इन करता रहेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ? ही इज फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ बर्ड्स। तो ये प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन का। नेक्स्ट स्टेट आ जाती है डिसइक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रेशन इज अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट और इम्बैलेंस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डजंट फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये स्टेट तब आती है जब एक पर्सन ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में उसको पता चलता है जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर फिट इन नहीं हो रही, तो वो डिस्कम्फर्ट सा फील करता है कि मैंने जो पहले सुना था अब वैसा, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें मुझे सुनने को क्यों मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को ये पता चलता है कि ऑस्ट्रिच जो है वो भी बर्ड है, लेकिन उसने तो अपना यही स्कीमा डेवलप किया था कि परिंदे वही होंगे जो उड़ सकते होंगे। सो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्टेट डेवलप होती है और इस स्कीमा को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रेशन, जहाँ पे नई इंफॉर्मेशन पहले से बने हुए स्कीमा में एडजस्ट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट क्या प्रोसेस आएगा? अकोमोडेशन। जब न्यू इंफॉर्मेशन पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में एडजस्ट नहीं हो रही
और स्कीमा को या फिर नया बनाना पड़ेगा या उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डजंट फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड द स्कीमाज नीड टू बी एडजस्टेड और न्यू वंस क्रिएटेड, या फिर नया क्रिएट किया जाए या फिर उसमें ही नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने पहले यही सुना था कि बर्ड्स कैन फ्लाई, जो भी वो बर्ड्स देखता था उनको बर्ड्स की स्कीमा में ऐड ऑन कर रहा था। फिर ऑस्ट्रिच के बारे में सुना तो ही बिकेम कंफ्यूज और डिसकम्फर्ट वाली स्टेट आ गई। फिर पेरेंट्स प्रॉपरली गाइड करते हैं कि लाजमी नहीं है कि ऑस्ट्रिच अगर उड़ नहीं सकता तो वो बर्ड नहीं है, तो वो बर्ड को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे हैव फेदर्स, दे हैव बीक्स, दे ले एग्स एंड दे हैव विंग्स। बेशक वो उड़ ना भी सकें, स्टिल दे हैव विंग्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच के विंग्स हैं। सो प्रॉपरली बच्चे को जब सिखाया गया, बताया गया बर्ड्स के बारे में, उसके और फीचर्स के बारे में, तो वो एडजस्ट कर लेगा कि हाँ, इवन दो ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, उसके बाकी की जो फीचर्स हैं वो बर्ड्स वाले ही हैं, जिसकी वजह से उसको बर्ड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। उसकी बीक, उसके फेदर्स, उसके अंडे देने की खासियत और उसके विंग्स की वजह से। ठीक है, अब इसके साथ साथ बच्चा बाकी और बर्ड्स को भी अच्छी तरह से समझ सकता है, जैसे कि पेंगुइन्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन को पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में प्रॉपरली एडजस्ट किया गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन। फोर्थ स्टेज जो आती है वो है इक्विलिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू अचीव अ स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपरली पेरेंट्स ने जब उसको बच्चे को गाइड किया अबाउट द बर्ड एंड देयर फीचर्स, तो बच्चा जो है वो इक्विलिब्रेशन की स्टेट में आ जाएगा, उसकी एक स्टेबल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बर्ड्स के बारे में। सो आई होप आपको ये प्रोसेस प्रॉपरली अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने एक एग्जांपल रखी ताकि उसको ही डिटेल में लेके जाऊँ और आपको अच्छे से समझ आ सके। सो ये प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहती है। जब भी इंफॉर्मेशन आएगी आप एसिमुलेट करोगे, मतलब नई इंफॉर्मेशन को आप पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में एसिमुलेट करने की कोशिश करोगे। अगर वो अच्छे से फिट नहीं होगी तो कौन सी स्टेज आ जाएगी? डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाएगी। फिर आप उसको अकोमोडेट करोगे, अकोमोडेट या आप खुद रिसर्च करोगे, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स या पेयर ग्रुप या एल्डर्स आपको प्रॉपरली जब गाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो अकोमोडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब इंफॉर्मेशन स्टेबली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपके सामने आएगी, आप उसको अच्छे से समझोगे, तो आप इक्विलिब्रियम की स्टेट में चले जाओगे। और इसी तरह रोज़ एक बच्चा जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को इनकाउंटर करेगा, नहीं समझ आएगी तो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट होगी। सो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ऑफ स्कीमास। ही बेसिकली गेव 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ टू 2 ईयर्स तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स तक होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है लास्ट 11 to 15 ईयर्स होती है। पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी मज़ीद अगली 6 सब स्टेजेस जो हैं प्याजे ने दी हैं, जिसमें पहली है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सेस, दूसरी है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, चौथी है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, पांचवी है टर्शरी सेकेंडरी रिएक्शंस, और आखिरी है 6वीं बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ठीक है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन स्टेजेस के। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 मेन स्टेजेस हैं, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और दूसरी है इंट्यूटिव स्टेज। तो पहली 2 जो स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, इनकी सब स्टेजेस भी हैं। तीसरी और चौथी यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की सब स्टेजेस नहीं हैं, हम उनको भी डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। आपने याद रखना है ये बर्थ टू 2 ईयर तक लाई करती है। रिफ्लेक्सेस सबसे पहले आते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस सबसे पहले देखने को मिलते हैं बर्थ टू 1 मंथ की ये स्टेज होती है, जिसमें बच्चा टोटली अपने रिफ्लेक्सेस पे डिपेंडेंट होता है। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, इननेट रिफ्लेक्सेस जैसे कि ग्रास्पिंग, सकिंग, जो भी बच्चे के मुंह के पास जाएगा उसको वो सक करने की कोशिश करेगा। जैसे कि पेसिफायर आप दें, अगर आप फीडर दें तो वो एकदम से मुंह खोलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप हैं, इननेट रिफ्लेक्सेस हैं।
सक करने के। इसी तरह के हाथ के पास अगर आप अपनी फिंगर रखोगे तो वो एकदम से अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा। सो इट शोज़ दैट इन्फेंट्स के पास इनेट रिफ्लेक्सेस मौजूद होते हैं। सेकंड क्या है स्टेज, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये 1 to 4 मंथ तक लाया करती है। इसमें क्या होता है, बच्चा रिपीटेडली एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है टू गेन प्लेयर। ठीक, जैसे कि सकिंग, उसको थम सकिंग बच्चा करना शुरू कर देता है टू गेन प्लेयर। थर्ड जो स्टेज है वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये स्टेज है जी 4 to 8 मंथ तक की, और इसमें रिपीटेड एक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स। पहले रिपीटेड एक्शंस ऑन द बॉडी था ना, अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेड एक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स टू गेन प्लेयर। जैसे बच्चा बार बार रैटल को शेक करेगा, ही इज़ बेसिकली गेनिंग प्लेयर, तो इसलिए वो ये एक्शन बार बार परफॉर्म करेगा, बिकॉज वो एक्सप्लोर कर रहा है वर्ल्ड को, वो डिफरेंट चीज़ों को इनकाउंटर कर रहा है, तो उसको रैटल की आवाज़ अच्छी लग रही है, दैट्स वाई ही इज़ रिपीटिंग दिस बिहेवियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्कीमेटा। ये 8 to 12 मंथ तक लाई करती है। इस सब टाइप की जो टर्म है वही इंडिकेट करिए कि बच्चा स्कीमास को भी अब कोऑर्डिनेट कर सकता है ताकि वो प्रॉपर अपना गोल अचीव कर सके। सो ही इज कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्शंस टू अचीव द गोल। बच्चा एक स्टिक का इस्तेमाल करके सोफे के नीचे की हुई बॉल को बाहर जब निकालता है, दैट बेसिकली शोज नाउ ही कैन कोऑर्डिनेट हिज ओन एक्शंस to achieve the particular goal। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। 12 to 18 मंथ तक ये स्टेज लाई करती है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है ताकि उसके इफेक्ट्स देख सके। जैसे कि एक बच्चे को स्पून पकड़ा दिया या कोई टॉय पकड़ा दिया गया, तो वो उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे बैंग करना शुरू कर देता है ताकि उनकी डिफरेंट साउंड्स को ऑब्जर्व कर सके कि किस ऑब्जेक्ट पे जब बैंग करूँगा कैसी आवाज़ निकलती है, क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, और उससे वो बड़ा एक्साइटेड भी हो जाता है और उसको बार बार परफॉर्म करेगा ताकि डिफरेंट साउंड्स को वो ऑब्जर्व कर सके और प्लेयर गेन कर सके, और बेसिकली वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। लास्ट इज बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट। 18 to 24 मंथ्स तक की ये स्टेज होती है। सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है। प्रिटेंड प्ले भी शुरू हो जाता है। बच्चा प्रिटेंड प्ले में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा अपनी थॉट्स को। सो सेंसरी मोटर स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे सेंसेस के ज़रिए, बेसिक रिफ्लेक्सेस के ज़रिए, मोटर एक्शंस के ज़रिए अपने सराउंडिंग्स को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। शुरू में बिल्कुल बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, यानी बच्चे की नज़र में या आउट ऑफ साइट कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो उनको यही लगता है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। ठीक है, जैसे आपने उनके सामने से टॉयज़ हटा दिए हैं तो उनको यही लगेगा कि टॉयज़ एग्जिस्ट नहीं करते, और उनके बारे में वो सर्च आउट भी नहीं करेंगे, ना ही वो पूछेंगे। लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि जो चीज़ हमारी नज़र के सामने अगर नहीं भी है, इट डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो यहीं कहीं है लेकिन आउट ऑफ साइट है या पेरेंट्स ने उसको हाइड कर दिया है, एक्सेट्रा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हम समझ चुके हैं। इसके साथ साथ बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में इमिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर, जिसमें पेरेंट्स के बिहेवियर को वो इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। Next we have is pre-operational stage. Pre-operational stage basically ranges from 2 to 7 years, और इसकी दो सब स्टेजेस आती हैं, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और सेकंड है जी इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में जो फर्दर मेन प्रोसेसेस हैं वो हैं सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिसिज्म, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, इमिटेशन एंड प्ले, एंड द लास्ट इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। हम इसको देखेंगे विद एग्जांपल्स। सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज में। ठीक, यानी बच्चा सिंबल्स के जरिए, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट इमेजेस के ज़रिए अपने इवेंट्स, अपने आइडियाज़ को या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चा ब्लॉक्स में से, यानी टॉयज़ में से कोई ब्लॉक उठा के अपने कान के साथ लगा के कह रहा होता है हेलो मॉम या हेलो डैड, दैट बेसिकली इंडिकेट्स के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिसिज्म। चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को वो अच्छी तरह से समझ नहीं रहे होते। जो वो उन्होंने माइंड सेट बनाया होता है, उनको लग रहा होता है कि दूसरों को बस उनकी बात समझनी चाहिए,
जैसे बच्चा एक लाइन ड्रॉ करके पेरेंट से पूछ रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बताओ मैंने क्या ड्रॉ किया, तो एक लाइन से पेरेंट्स क्या समझें, वो असल में ये बता रहे होते हैं कि उन्होंने ड्राइंग की है और ये मेरी ड्राइंग है, लेट्स अज्यूम, या सिबलिंग की ड्राइंग है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ नहीं रहे होते और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे विदाउट एक्सप्लेनेशन उनको समझ जाएं। Next is transductive thinking. Children make logical connection between events that may be not logical. जैसे बच्चे को स्पाइडरमैन के बारे में बताया हुआ था, आफ्टर वेयरिंग अ स्पाइडरमैन टी शर्ट वो यही सोच रहा है कि मेरे अंदर भी स्पाइडरमैन क्वालिटीज आ गई हैं। ठीक, दैट इज बेसिकली मेकिंग अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इलॉजिकल थिंग्स। नेक्स्ट इज इमिटेशन एंड प्ले। यहाँ बच्चे सिंबॉलिक प्लेज में इंगेज हो जाते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, प्रॉपर एक सिनेरियो भी क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके प्रॉपरली अपने एक प्ले को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रॉपरली प्ले किचन अगर अरेंज किया हुआ है तो उसमें वो प्रॉपरली एल्डर के बिहेवियर्स को इमिटेट कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को सिंबॉलिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा बहुत कॉमनली बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं तो इसी तरह से वो अपनी प्लेज में प्रॉपरली किचन सेट करके और खाना पका रहे हैं, इवन सर्व भी कर रहे हैं और आपको खाना भी पड़ रहा होता है। सो दिस इज इमिटेशन एंड प्ले। लास्ट इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। चिल्ड्रन एट्रीब्यूशन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इसमें ये होता है कि बच्चे अपने स्टफ टॉयज को भी या ऑब्जेक्ट्स को भी या अपने टॉयज को भी ह्यूमंस की क्वालिटीज एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बच्चा या बच्ची कह रही होती है कि मेरा टेडी बियर सो रहा है तो आपको खामोश रहना चाहिए वरना वो जाग जाएगा और रोएगा। That is basically an animistic thinking, that he or she is attributing human like qualities to inanimate object. Next है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज की सब स्टेज इंट्यूटिव स्टेज। नेम से इंडिकेट हो रहा है इसमें इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसमें पहला क्या हम पढ़ेंगे, सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन कॉन्सेप्ट वाइल इग्नोरिंग अदर्स। एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, बाकी इर्द गिर्द जो भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा हो उनको मुश्किल होती है, वो प्रॉपरली उसको समझ नहीं पा रहे होते। ठीक, रीजनिंग जो है उनकी इंट्यूटिव होती है, लॉजिकल नहीं होती। जो उन्होंने खुद से एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, जो उन्होंने खुद की जो लॉजिक क्रिएट की होगी वो उसी पर चल रहे होंगे। वो हमारे लिए लॉजिकल हो या ना हो वो उसको नहीं देखेंगे कि थिंकिंग होगी, जो उनका थिंकिंग लेवल होगा उसकी बेस पर वो अपना रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। जैसे कि एक बच्चे के सामने 2 ग्लास रखे गए हैं विद डिफरेंट शेप, लेकिन हमें पता है कि उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड ऐड किया हुआ है या पोर किया हुआ है, लेकिन बच्चा जो है वो टालर ग्लास को पिक करेगा। उसको यही लगेगा जो बड़ा वाला ग्लास है, जो लंबा ग्लास है, उसमें ज़्यादा पानी है। ऑल्दो एक छोटे ग्लास जो बहुत ब्रॉड है, वाइड है, उसको वो छोटा ही समझेगा, उसकी विड्थ पे नहीं जाएगा। ये जो टॉलर ग्लास है उसके बारे में सोचेगा इट कंटेन्स मोर वाटर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या समझा कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। बच्चे को मुश्किल हो रही होती है समझने में कि कुछ एक्शंस जो हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम एक बच्चे ने पजल बहुत टाइम लगा के अरेंज की है और उसका सिबलिंग उसको डिसअसेंबल कर देता है, ख़राब कर देता है, तो वो रोने लग जाएगा कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरह से उसको समझ नहीं आ रही होती कि कुछ एक्शन जो हैं वो उनको रिवर्स भी किया जा सकता है, उनको ठीक भी किया जा सकता है, उनके पहली हालत में दोबारा भी लाया जा सकता है। ठीक, लास्ट इज इम्प्रूव्ड सिंबॉलिक थिंकिंग। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज उनकी सिंबॉलिक थिंकिंग मज़ीद बेहतर हो जाती है। ठीक, दे दे यूज सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, जिसमें प्रॉपरली वो बात करना यानी इनका कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और लैंग्वेज को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली इट रेंजेस फ्रॉम 4 to 7 years, तो इसमें सिम्बॉलिकली वो चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे और लैंग्वेज को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने आइडियाज़ को वो शेयर कर रहे होते हैं। Third stage is concrete operational stage and this stage ranges from 7 to 11 years. ठीक है, जैसे कि स्टेज का नाम है वैसा ही इसमें फोकस है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स में। बच्चे को जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कराया जाएगा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ
चीज़ों को सिखाने के लिए उतना ज़्यादा जल्दी बच्चे सीखेंगे और लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होगा उतना जल्दी बच्चे सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है या फिर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, आप टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनको ये कॉन्सेप्ट्स सिखा सकते हो। लेट्स अज्यूम आपने पेंसिल्स का इस्तेमाल कर लिया, ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर लिया फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर सॉर्टिंग की बात है, आप कलर्स की बेस में बच्चे को कह रहे हो कि आप अरेंज करो, आप लेंथ विड्थ हाइट की बेस पे बच्चे को कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो, तो ऑब्वियसली जितना टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चा उनको देख कर, उनको ऑब्जर्व करके चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करेगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ जाएगा। सो more use of tangible objects, more they will think logically। ठीक है, इसके साथ साथ इस स्टेज में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बेशक एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है जिसकी मतलब विड्थ ज़्यादा है, तो दोनों में अगर क्वांटिटी सेम पोर की गया है तो वो सेम ही रहेगी। इसके साथ साथ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बहुत सारे प्रोसेसेस को रिवर्स किया जा सकता है। पानी को अगर हम दूसरे कंटेनर में वापस डाल देंगे तो वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। इसके साथ साथ दे ऑल्सो बिकम एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंटरेशन, यानी वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको नहीं देखेंगे बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे पिछली स्टेज में था कि वो बस यही सोच रहे हैं कि लंबे वाले ग्लास में ज़्यादा पानी है, तो अब वो बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखेंगे कि अच्छा साइज़ क्या है कंटेनर का, पानी का क्या वॉल्यूम है और हाइट क्या है पानी की। ठीक है, सो इस तरह से दे आर फोकसिंग मोर ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। चीज़ों को समझने के लिए दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये आपने बस याद रखना है। स्टिल दे हैव डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब बिल्कुल उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप, यानी कि अगर उनके सामने हाइपोथेटिकल सिनेरियोज रख दिए हैं कि आप बताएं अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता, लेट्स अज्यूम आप प्रेसिडेंट हैं कंट्री के, तो आप किस तरह से सर्व करेंगे। ये क्वेश्चंस अभी भी उनके लिए डिफ़िकल्ट हैं, इनको समझना, इनको लॉजिकल रिस्पॉन्ड करना उनके बस की बात अभी नहीं है। सो इस स्टेज के एंड पर जो है बच्चे क्लासिफिकेशन और सीरिएशन सीख लेते हैं कि वही कि सॉर्टिंग करनी है कलर्स की बेस में, कि इन ऑब्जेक्ट्स को साइड पे कर दें, शेप्स की बेस पे इन शेप्स को साइड पे कर दें, साइज़ की बेस में आप ये ऑब्जेक्ट साइड पे कर दें तो वो आसानी से उसको कर लेंगे। टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल और उससे वो कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए आसान होगा। And the last stage is formal operational stage, and this ranges from 11 to 15 years. लास्ट स्टेज में यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे बेसिकली वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर हो रहे थे। अब मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा एक बच्चा। सो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जैसे कि लास्ट स्टेज में हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटी का पूछा जाए कि अगर क्या हो, अगर ग्रेविटी ना हो तो बच्चा उस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा उस स्टेज पे, लेकिन इस स्टेज पे ही कैन गिव लॉजिक्स। ठीक इसी तरह कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो उसके सामने रखा जाएगा तो वो लॉजिकली उसको रिस्पॉन्ड करेगा अपने माइंड सेट की लिहाज से और जो जो उसने लर्न किया होगा उसके लिहाज से। इसके साथ साथ ही कैन नाउ अंडरस्टैंड द टॉपिक्स लाइक लव, जस्टिस, फ्रेंडशिप। इनके बारे में अगर कहा जाए कि बोला जाए या इनको एक्सप्रेस किया जाए तो इनको डिफ़ाइन किया जाए, ये बच्चे आसानी से इनको डिफ़ाइन कर सकेंगे। इस स्टेज में रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन क्या है, यानी आपने जो भी एक्शंस परफॉर्म किए आप उनके बारे में दोबारा सोचो कि क्या वो ठीक थे या नहीं थे, अगर ठीक नहीं थे तो क्या वजह थी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक कासल बना रहा है ब्लॉक्स का, बड़े हैवी ब्लॉक्स उसने रखे हुए हैं हर साइजेस के, तो एट द एंड जाकर वो बहुत हैवी ब्लॉक रख देता है अपने कासल के टॉप पर, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। सो लेटर ऑन उसको समझ आई कि मैंने हैवी ब्लॉक जब प्लेस किया उसकी वजह से मेरा कासल सारा कोलैप्स कर गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही बेसिकली एक्टिवली थिंकिंग अबाउट हिज ओन एक्शन, कि बच्चा क्या करेगा अपने बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में एक्टिवली सोचना शुरू कर देगा कि क्या वजह थी, जो मैंने पहले जो एक्टिविटी की थी उसका क्या अफेक्ट हुआ, उससे मैंने क्या सीखा है। ठीक, सो ही एक्टिवली थिंकिंग अबाउट हिज ओन एक्शंस एंड थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग यानी वो
एक्सप्लोर करना और फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज होंगे और उनको वो समझने की कोशिश करेगा। ही कैन नाउ मैनिपुलेट आइडियाज, प्रिंसिपल्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी उन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर देता है। सो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स अगर इनके सामने होगी तो दे विल कम अप विद द पॉसिबल सॉल्यूशंस। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सो दे ऑलवेज ट्राई टू solve the problems and they basically reflect on their thoughts. And the last topic is criticism on Piaget's theory. According to critics, Piaget underestimated child mental abilities. He focused more on the stages and he didn't consider individual differences. Critics के accordingly Piaget ने rigid और distinct stages present की और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टास्क स्टेज से पहले ही परफॉर्म कर लेते हैं, सो ही अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रन मेंटल एबिलिटीज़। और स्टेजेस पे ओवरली एम्फेसाइज किया गया कि बच्चे स्टेजेस के अकॉर्डिंगली ही ग्रो करेंगे। लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिकेट्स के ही डिडंट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे कुछ स्लो होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ही डिडंट कंसिडर दिस एस्पेक्ट एंड along with that they said कि कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया गया है। कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सो उस पर ज़्यादा बात नहीं की गई। एंड द लास्ट वन इज़ मेथडोलॉजिकल लिमिटेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंगली जो सैम्पल लिया गया वो अनरिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है, एक बहुत स्मॉल सैम्पल है जिसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी उसके खुद के 3 बच्चे और बाकी बच्चों पर रिसर्च किया गया और वो जो बच्चे थे वो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे। सो ओवरऑल इनकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। सो लिटिल स्टैटिस्टिकल डिटेल एंड हाउ पार्टिसिपेंट गॉट सिलेक्टेड उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई। पियाजे की थ्योरी को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस, मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशंस को भी क्लियर नहीं किया गया। सो दीज ऑल वर द क्रिटिसिज्म जो पियाजे की थ्योरी ने फेस किए। आपने याद रखना है डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म इसकी थ्योरी बहुत इन्फ्लुएंशियल रही। स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशनल सेक्टर की बात की जाए तो बहुत इम्प्लीकेशंस इसकी थ्योरी की हमें मिलती हैं, जिसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट बच्चों को करवाना और उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया, करिकुलम में एड ऑन किया गया और इसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिले। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।